कहानी की शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की के रूम में उसके बेड के नीचे छुपा हुआ है और दिन भर वो क्या क्या करती है ये सारी चीजें छुप कर देखता है। रात को जब वो अपने पति के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करती है तब भी ये नीचे से छुप कर इन दोनों को देख रहा होता है। अब ये लड़का कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें आज की कहानी में पता चलेगा। ये कहानी है मिस्वी की। मिस्वी बचपन से ही अकेला है, ना तो इसके फ्रेंड्स है और ना ही इससे कोई बात करता है। ये काफी अकेले रहता है। इसके फैमिली मेंबर्स को भी इसकी कोई परवाह नहीं होती है। बचपन से ही इसको हमेशा अकेला रखा गया है। मिस्वी इसी बात की वजह से काफ़ी सैड रहता है और स्कूल की जब ग्रुप की फ़ोटो क्लिक हो रही होती है तो मिस्वी उसके अंदर भी नहीं होता है और इस बात से उसके टीचर्स को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक क्लास का बच्चा गायब है। इसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्वी के होने ना होने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन क्लास में मिस्वी बैठा होता है तभी उसके पीछे एक लड़की बैठी है। वो इसका नाम लेकर बुलाती है और ये देखकर मिस्वी के होश उड़ जाते हैं कि पहली बार आज किसी ने मेरा नाम लिया है। इस लड़की का नाम सासाकी है। सासाकी इसकी यहाँ पर हेल्प करती है और क्लास के बाद ये दोनों फिर कॉफ़ी पीने जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। मिस्वी इससे यहाँ पर खूब बातें करता है और सासाकी भी इससे बातें करती हैं। अब यहाँ पर मिस्वी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आज तक इससे किसी ने बात नहीं की थी और वहीं पर इतनी सुंदर लड़की इससे बातें कर रही है और इसके साथ कॉफ़ी पी रही है। और होता है कुछ ऐसा कि उस दिन को लेकर आज पूरे 11 साल बीत चुके हैं अब, और मिस्वी को सासाकी उस दिन के बाद कभी ना मिली है और ना ही दिखी है। यानी कि मिस्वी उसको 11 सालों से ढूंढ रहा है। अब यहाँ पर इतने दिन ढूंढने के बाद फाइनली ये मिस्वी के घर का पता लगा लेता है। मिस्वी इसके घर के बाहर जाता है और देखता है कि सासाकी अब पहले जैसी नहीं रही। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है और काफ़ी उदास भी रहती है। उसको दुनिया जहान से कोई भी मतलब नहीं है। मिस्वी इसके सामने खड़ा होता है पर सासाकी इसको पहचान नहीं पाती है क्योंकि अब 11 साल बीत चुके हैं। अब मिस्वी को समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों हो गई है। मिस्वी इसके घर के आगे एक शॉप ले लेता है और वहाँ पर फिशिंग शॉप खोलता है और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर खुद रहने लग जाता है। और यहाँ पर वो इसकी एक बड़ी सी फ़ोटो प्रिंट करके लगवाता है और साथ ही एक पुतला भी लाता है और उसको कपड़े पहनाता है। और ये वही कपड़े हैं जो सासाकी ने 11 साल पहले पहने थे। और इसको टच करके वो सासाकी को टच करने की फील लेता है और फिर रोज़ वो अपने घर से बैठकर इसको देखा करता है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सासाकी का हस्बैंड सासाकी को खूब मारता है और ये देखकर मिस्वी शॉक्ड हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन मिस्वी उसको देखने के लिए जाता है तो सासाकी का फेस बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब उसके हस्बैंड ने पिछली रात को उसको बहुत मारा था। अब मिस्वी इसको खुश करने के लिए इसके घर के बाहर एक फ्लावर रखता है और उसके ऊपर एक नोट भी छोड़कर जाता है कि हमें खुश रहना चाहिए। पर सासाकी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर सह रही है तो इसके लिए ये सारी चीज़ें फालतू है। वो फूल को फेंक देती है ले जाकर। और फिर एक दिन ये मिस्वी की दुकान में आती है और यहाँ पर एक फिश एक्वेरियम खरीदती है और मिस्वी इसके घर पर वो एक्वेरियम लगाने के लिए जाता है और मौका पाकर उसके घर की चाबी चुरा लेता है और सासाकी के लाइटर में एक माइक्रोफोन भी लगा देता है ताकि ये उसके घर की सारी बातें सुन सके कि क्या होता है वहाँ पर। उस रात सासाकी का हस्बैंड सासाकी का रेप करता है और ये सारी आवाज़ें मिस्वी अपने रूम में बैठकर सुन रहा होता है और इसे कैसा लग रहा होगा ये हम फील कर सकते हैं। अब मिस्वी हमेशा उसकी आवाज़ सुनता रहता है। ये उसके घर में चोरी चोरी घुसता है, फिश को खाना खिलाता है और लाइटर की बैटरी चेंज कर देता है। ये काफ़ी दिनों तक चलता है। सासाकी बेड पर जहाँ पर सोती है ये उधर जाकर सोकर उसको फील करता है। एक दिन सासाकी इसके शॉप पर आती है और मिस्वी इसे कॉफ़ी पिलाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है जब इसने कॉफ़ी पी थी। सासाकी के यहाँ से जाने के बाद ये उसके कप को किस करता है और फिर डायपर पहनकर उसके घर में चोरी से घुस जाता है और उसके बेड के नीचे जाकर छिप जाता है। रात को सासाकी का हस्बैंड सासाकी का रेप करता है और नीचे छुपा मिस्वी ये सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है। इसको काफ़ी बुरा लगता है। एक दिन मिस्वी इसके बेड के नीचे छुपा हुआ था तभी सासाकी के हस्बैंड को वो फ्लावर वाला नोट मिल जाता है जो कि मिस्वी लिखकर इसको हमेशा भेजा करता था। सासाकी का हस्बैंड ये देखकर सोचता है कि सासाकी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो सासाकी को बहुत मारता है और मार मार कर उसको पानी में डुबो देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और फिर आकर अपने रूम में सो जाता है। रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है मिस्वी बेड से निकलकर सासाकी को पानी से बाहर निकालता है और उसको ऊपर कंबल डालकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सासाकी को भी ऐसा फील होने लगता है कि कोई तो है जो इसके घर में रहता है और इसकी परवाह करता है। अब मिस्वी सोते टाइम एक सपना देखता है और वो देखता है कि वो सासाकी के साथ वो सारी चीज़ें कर रहा है जिसका वो हमेशा से सपना देखा करता था। और फिर वो डिसाइड करता है कि अब ये सासाकी के हस्बैंड को मार देगा अगर उसने सासाकी के साथ कुछ भी गलत किया तो। ये उसके घर में जाता है और जाकर छुप जाता है। उसी रात सासाकी अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सासाकी का हस्बैंड इसको मना कर देता है। सासाकी गुस्से में आकर इसको चाटा मार देती है। अब ये देखकर सासाकी का हस्बैंड इसे खूब मारता है, इसका दांत तोड़ देता है और वहीं पर इसका रेप करने लगता है। और ये सारी चीज़ें मिस्वी छुप कर देख रहा होता है पर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसके हस्बैंड को रोक सके या मार सके। और फिर यहाँ से घर आ जाता है और घर पर आकर खुद को सजा देता है कि वो सासाकी को नहीं बचा पाया। अब अगले दिन सासाकी अपने बच्चे को लेकर घर से भाग जाती है। मिस्वी से देखता है और उसका पीछा करता है
पर कोई फायदा नहीं होता, वो काफी दूर निकल जाती है। अब सासाकी घर से भागकर एक होटल में जाकर छुपी हुई अपने बच्चे को लेकर। यहीं पर इसका हस्बैंड भी आ जाता है और इसको घर पे ले जाकर खूब मारता है और फिर वो इसको जान से मारने की भी कोशिश करता है, पर मित्सुई सही टाइम पर आकर इसको बेहोश कर देता है। सासाकी अपने हस्बैंड को बेहोश देख उसका गला दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसने आज तक इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। पर यहाँ पर मित्सुई उसका हाथ हटाता है और खुद इसका गला दबाकर इसके हस्बैंड को मार देता है और फिर पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। अब यहाँ पर सासाकी सोचती है कि ये कौन था। ये इसके घर में जाती है और यहाँ पर ये अपनी इतनी सारी फोटोज देखती है और एक ग्रुप फोटो भी देखती है, जिससे इसको याद आता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ मैंने एक दिन कॉफ़ी पिया था कुछ साल पहले। ये उसका नाम याद करने की कोशिश करती है और फिर इसको नाम भी याद आ जाता है और ये भागकर पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पर मित्सुई का नाम चिल्लाती है। मित्सुई पीछे मुड़कर देखता है और एक हल्की सी स्माइल करता है। मित्सुई को इस बात की बहुत खुशी होती है कि सासाकी को ये याद है और इसका नाम भी याद है, और ये देखकर ये बहुत खुश होता है और हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसमें कहानी बेसिकली एक लड़के की दिखाई गई है जो कि दुनिया से बिल्कुल ही अकेला था, और जब उसको एक लड़की मिली जस्ट कुछ घंटे के लिए ही, और वो उसके प्यार में गिर गया और उसने उसके पीछे पहले तो अपने 11 साल खराब करे और फिर वो उसकी हेल्प करने लगा और उसके बाद उसने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की, और उस लड़की को ये पता भी नहीं था कि ये लड़का आखिर है कौन। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।